नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ रजनी सिन्हा एडवोकेट जी मौजूद हैं और पहले हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आज मैं आपको दाखिल खारिज के संबंध में जानकारी देना जा रही हूँ। जी। दाखिल खारिज की प्रक्रिया धारा 34 के अंतर्गत आती है। इसमें लोग जैसे बैनामा कराते हैं, वसीयत कराते हैं, उसके बाद उसका पंजीकरण न्यायालय वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाने के बाद तहसीलदार कोर्ट में होता है। जब तक वो वहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हो जाता, दस्तावेजों में नहीं चढ़ जाता, तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने बैनामा कराया, बैनामा कराने पंजीकृत हो गया, वहाँ से फिर एक जो है पत्रावली के साथ में जाता है दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार के यहाँ जाने के बाद उसमें वहाँ से तहसीलदार के द्वारा, वहाँ की कोर्ट के द्वारा ये प्रपत्र भेज जाते हैं, जो जिसने बेचा है उसको भी और जिसके नाम हुआ है उसको भी, यानी क्रेता विक्रेता दोनों के नाम इश्तिहार जाता है। इश्तिहार में उनको सूचना की जाती है कि अगर आपको कोई आपत्ति है या उनके सहखातेदार अगर कोई है तो उनको भी भेजा जाता है कि अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप 30 दिन के अंदर जो है वहाँ पे जाकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे वैसे इसका यहाँ पर जो पहली तारीख लगती है वो 35 दिन की लगती है। तो 30 दिन के अंदर किसी को जो आपत्ति करनी है किसी भी विषय में, तो फ्रॉड हुआ है या उसका प्रतिफल नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है या उसको गलत तरीके से ले जाया गया है, तो वो जाकर के आपत्ति तहसीलदार कोर्ट में दाखिल कर सकता है। अगर वहाँ पर उसने 30 दिन तक अगर नहीं किया है और कोई भी आपत्ति नहीं आती है तो वहाँ पर तहसीलदार जो है रजिस्ट्रार कानूनगो से आख्या लेकर के और उसके जो प्रपत्र हैं उसको देखते हुए उसमें दाखिल खारिज कर देते हैं। 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाती है। और अगर कोई विवादित है, किसी के पास तैयार गया, वो आया, उसने अगर आपत्ति की तो उसमें उसका विवादित उसको पत्रावली विवादित हो जाती है। तो उसमें वहाँ पे तहसीलदार कोर्ट में उसका प्रक्रिया चलती है। उसमें अगर वो 90 वैसे उसमें टाइम जो है 90 दिन के अंदर विवादित प्रक्रिया भी पूरी हो जानी चाहिए। अगर किसी कारणवश 45 दिन में नहीं होता है तो उसका कारण उसमें दर्ज किया जाएगा कि क्यों, किस कारण से वो देर हो रही है। और अगर आप उसमें जैसे वसीयत है, अगर आपने वसीयत कराई है तो वसीयत का भी पंजीकरण वहीं पे होगा और जब तक दाखिल खारिज नहीं हो जाता है तब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसमें कई अड़चनें आती हैं, जैसे सहखातेदार हैं या उससे संबंधित उसमें कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसको जब न्यायालय के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसको आ जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो आ जाता है और आपत्ति भी करता है और तहसीलदार द्वारा उसके खिलाफ निर्णय हो जाता है तो वो जो है एसडीएम कोर्ट में जाकर के उप जिलाधिकारी के यहाँ अपील भी कर सकता है। तो उसमें अपील में वो अपनी बात को रख सकता है कि हमारे संग न्याय नहीं हुआ या तहसीलदार कोर्ट में ये कमी रह गई या हम कोई प्रपत्र दाखिल नहीं कर पाए, अगर कोई भी कारण हो सकता है तो उसके विषय में वो जाकर के एसडीएम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये विषय जो है इसमें बहुत सी कमियां आ जाती हैं। किसी का है कि प्रतिफल नहीं मिला, किसी के कोई प्रपत्र कम है, किसी में कोई ज़मीन सही नहीं होती है, तो उसमें कई कारण आ जाते हैं। तो विभिन्न कारणों के लिए हमें वहाँ पर दाखिल खारिज के समय ही आपत्ति दाखिल करना चाहिए। अगर बाद में वो समय निकल जाता है तो जो वादकारी है उसका जो है वाद का मंतव्य ही खत्म हो जाता है और जो क्रेता या विक्रेता किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कोई तथ्य छुपाया गया है विक्रेता के द्वारा या क्रेता के द्वारा, तो उसका निस्तारण भी उसी दाखिल खारिज के टाइम पे हो जाता है। और ये जो लोग इसको बहुत ही, कुछ लोग जो कहते हैं कि अपने आप ये काम हो जाएगा, हालांकि सरकार ने इसकी योजना बनाई थी कि बैनामा कराने के बाद स्वतः ही दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन अमूमन जो है व्यवहारिक प्रक्रिया में ऐसा होना संभव नहीं है। उसके लिए जो है आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अपने प्रपत्र को दिखाना पड़ता है और वहाँ पर अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तहसीलदार कोर्ट में और वो कानूनगो और लेखपाल की आख्या के द्वारा वो रिपोर्ट देखते हैं और टाइम उनको लेकिन उस प्रक्रिया में भी उनको जो है वहाँ से जो दाखिल खारिज के लिए एक इश्तिहार जाता है, उस इश्तिहार देना अनिवार्य है।
और इश्तेहार जो है क्रेता को भी और विक्रेता दोनों को दिया जाता है कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, कोई भी आपका कागज या प्रपत्र रह गए हैं, तो उसको आप अति शीघ्र वहाँ जा कर के न्यायालय में दें। इसकी प्रक्रिया में अगर कोई विवादित हो जाता है तो उसमें साक्ष्य भी देना पड़ता है, उसमें गवाह लगते हैं, लेखक होता है, उस सब की प्रक्रिया जब वहाँ पर गुजर जाते हैं उसके बाद ही तहसीलदार सारे प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद अपना निर्णय देते हैं। और निर्णय के लिए भी वो टाइम निर्देशित करते हैं कि इतने दिन के बाद हम निर्णय कर देंगे। अगर उसके बाद भी अगर तहसीलदार से मान लीजिए कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश उनका पक्ष नहीं सुना गया या उनको सूचना नहीं मिली, तो उसको जो है अपील की जा सकती है उप जिलाधिकारी के। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है बहुत लोग ये अनभिज्ञता रहती है कि हमने बैनामा करा दिया, अब तो हमारा कुछ नहीं होना, हमारा हो गया, हमने रजिस्ट्री करा दी, वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ये अधूरी प्रक्रिया है और जब तक कि दाखिल खारिज नहीं हो जाता है तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। और फिर वो नामांतरण में दर्ज होता है, कंप्यूटर में दर्ज होता है, उसकी पूरी जब आदेश होने के बाद भी नामांतरण में दर्ज होना, फिर उसमें फिर कंप्यूटर पे चढ़ जाना, उसके बाद ही जब आपके जो इंतखाब निकल जाता है तब ही प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। वरना अधूरी प्रक्रिया बहुत से लोग पड़े रहते हैं कि हमने बैनामा करा दिया, वसीयत करा दी, या हमारे नाम हमारे पिताजी की ज़मीन है, हमें कुछ हो नहीं सकता, हमारे नाम आ गई। बाद में जब वो जाते हैं और देखते हैं कि उनके नाम ज़मीन ही नहीं है तो वो करें क्या, तो उस समय बेचारे वो भटकते रहते हैं। फिर जब एक टाइम ओवर होने के बाद उनको फिर समस्या आती है, वो ज़मीन पता चला किसी और ने इसको भी बेच दी, दूसरे को भी बेच दी। एक जब तक जैसे कई लोग ऐसे भी करते हैं कि एक ज़मीन का बैनामा एक व्यक्ति को कर दिया, उसके उसी ज़मीन का बैनामा दाखिल खारिज नहीं हुई, नाम तो उसी के चल रहा है खतौनी में, तो वो दूसरे को बेच देते हैं, तो उसमें विवादित हो जाती है। अच्छा, वो जो खरीदार है वो दोनों तरफ से फायदा ले लेता है, लेकिन नियम ये है कि जिसका पहला बैनामा होगा वही माना जाता है। लेकिन एक नियम ये भी आया था कि अगर 10 साल तक कोई उसका दाखिल खारिज नहीं कराता है तो पूर्णतः स्वतः ही वो जो भूमि है वो विक्रेता के नाम आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उतना टाइम बीत जाने का जिसको अगर जानकारी नहीं है, वो अपना टाइम बार्ड लगा करके अपनी मजबूरी बता करके उसको कर सकता है, लेकिन वो भी अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ये नियम जो है बहुत से लोग इसी उसमें रहते हैं कि मेरे नाम हो गया है, अब तो वो मेरा हो गया है, और वो उसी दुविधा में पड़े रहते हैं कि मेरे नाम आ गया। अब बहुत से लोग दाखिल खारिज को नहीं कराते, उनको जानकारी ही नहीं है कि इसको दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है। और उसी में वसीयत जैसे लोगों ने करा ली, वसीयत के बाद उसको उन्होंने कर लिया कि हमारे पिताजी खत्म हो गए, वो 4-5 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है मेरे नाम तो वसीयत है ही है, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन वो वसीयत प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो वहाँ पे दाखिल दफ्तर ना हो जाए, दाखिल खारिज ना करा लिया जाए, जब उसमें होना। इसी तरीके से आपका उत्तराधिकार वाला भी है। अगर कोई उसमें मान लीजिए उत्तराधिकार में आते हैं तो जब भी आप उसको अगर वहाँ पे जाकर के तहसीलदार कोर्ट में या उनके निर्देश के अनुसार आप जब तक उसमें दाखिल खारिज नहीं हो जाती है तब तक वो प्रपत्र जो है वो अपूर्ण ही माना जाता है। और इस वजह से जो है बहुत लोग अपने कानूनी हक को नहीं जान पाते और मुकदमे होने। अब जैसे किसी ने मान लीजिए वसीयत कराई और उनके पिताजी 4 साल के बाद खत्म हो गए, उन्होंने जाकर के उसको दाखिल खारिज नहीं कराया तहसीलदार कोर्ट में, तो फाका 11 के आधार पर, फाका 11 में क्या होता है कि जो जितने भी उसमें परिवार में लोग होंगे सदस्य, जैसे जायज वारिस, जैसे उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, वो लोग जो है उसमें अपना हक लेने चले जाते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं जिसके नाम वसीयत है। अब अच्छा, वसीयत और फाका 11 में थोड़ा अंतर क्या है कि वसीयत में इंसान जो है वो जिसके नाम करेगा वसीयत उसी को मिलेगी, उसका नाम खोल दिया जाता है उसमें, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि उसके मतलब ब्लड रिलेशन के ही लोग हो, ये जरूरी नहीं है रक्त संबंधी हो, वो अगर चाहे तो नौकर को भी कर सकता है, किसी पड़ोसी को भी वसीयत कर सकता है, जिससे वो जिसकी सेवाओं से संतुष्ट होता है वो उसको कर सकता है। अब मान लीजिए उन्होंने वसीयत कर दी है तो सोचे मेरे नाम वसीयत हो चुकी है और मैं इसका इनके मरने के बाद मालिक हो जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। जब तक कि वो जाकर के उस तहसीलदार कोर्ट में वसीयत की हुई दस्तावेज वहाँ प्रस्तुत करें, उसमें भी दस्तावेज के बाद भी वो वहाँ पर उनको सूचना के लिए दिया जाएगा, भेजा जाएगा। 35 दिन का टाइम उसमें भी लगता है, 30 दिन के अंदर 30 दिन का टाइम तो देना अनिवार्य है, और 35 उसमें भी 35 दिन की तारीख लगेगी कि अगर किसी को आपत्ति है
या उन्होंने मान लीजिए फर्जी तरीके से करा लिया या कुछ भी है, तो उसका आकर के वो अपनी आपत्ति दाखिल करें। और अगर मान लीजिए नहीं आते हैं तो वो जो है वो प्रपत्र जो है वो जिसके नाम वसीयत है उसको कर दिया जाता है। कानून रजिस्ट्रार के द्वारा आप वो आख्या मंगा ली जाती है और कर दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी ने वसीयत है वो रखे बैठा हुआ है और उसके परिवार वाले और अन्य सदस्य हैं, उन्होंने जाकर के पाका गहरे के आधार पर वो चले गए और उन्हें अपने नाम वरासत हो गई, उनके नाम जमीन आ गई। अब वो कह रहा है मेरा नाम तो वसीयत थी, लेकिन वसीयत का तब तक वो नहीं मानी जाएगी जब तक आपने दर्ज नहीं किया। दर्ज कराने के बाद भी लोग मुकदमा कर देते हैं। कई लोग हैं वसीयत करा के आपने मुकदमा दे दिया, डाल दिया कि हमारा दर्ज कराया जाए, उधर आपत्ति आ गई उनके परिवार की तरफ से कि हम इनके उत्तराधिकारी हैं, हमारे पिताजी थे, हम इनके बच्चे हैं या इनकी पत्नी है, और उन्होंने आपत्ति दाखिल कर दी, तो उसमें विवादित मामला मान लिया जाता है और तहसीलदार वहाँ पर तारीखों में वकील के द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा, दोनों पक्ष के अधिवक्ता होते हैं, वो अपनी अपनी बात को उन लोग के द्वारा पहुँचाते हैं और वहाँ पे बहस करते हैं, जिरह करते हैं साक्ष्य के आधार पर। फिर वो जो है तहसीलदार अंतिम निर्णय लेते हैं कि इसमें ये दोनों का सुनने के बाद निर्णय लेते हैं कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है, उसमें उसके आधार पे दाखिल खारिज के लिए वो कर देते हैं। तो उसमें कई इस तरीके के आते हैं मैटर जिसमें बहुत से लोग जो हैं ये इनको जानकारी ना होने की वजह से मुकदमा लंबा चलता है। कई लोग हैं उन्होंने बेनामा करा के बैठ गए, उनको पता ही नहीं है, दूसरे ने बेच दिया, उसकी दाखिल खारिज भी हो गई। लेकिन अगर वो दूसरा व्यक्ति टाइम रहते अगर आ जाता है और तो उसकी जिसका पहले बेनामा है उसके पक्ष में निर्णय हो जाता है। और अगर कोई कमी रह जाती है किसी कारण बस उसका कागज पूर्ण नहीं थे पहले वाले के, कोई त्रुटि रह जाती है, तो दूसरे को भी विवेक के अनुसार जो तहसीलदार हैं अपने निर्णय करते हैं और निर्णय के आधार पर इसकी दाखिल खारिज सही मानी जाती है और प्रपत्र सही होते हैं, उनको उसके नाम कर दिया जाता है। और उसके बाद वो जाकर के नामांतरण बही में दर्ज हो जाती है और वो कंप्यूटर में उसके बाद दर्ज कर दिया जाता है और वो उसका एक प्रपत्र उसके पास एक सबूत के तौर पे होता है। वो उसको चाहे कहीं जाकर के बेचे या उसको गिरवी रखे या बैंक में कोई लोन लेना है तो वो उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत से गांव में लोग जो हैं जिसको जानकारी नहीं है तो वो बेचारे इसका नुकसान उठाते हैं और उनको कई चीज़ में वो उन्होंने कहा मेरे नाम तो जमीन आ गई, मैंने बेनामा कर लिया, अब लोन लेने का नंबर है, उनको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें नामांतरण में उनका नाम नहीं है, दाखिल खारिज नहीं है, तो वो खाली खतौनी लेकर के घूम रहे हैं। और ऐसे लोग फिर काफ़ी उनका शोषण होता है और आर्थिक शोषण भी होता है और वो मानसिक तौर से भी वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है समाज में, लोगों को बताना कि भाई देखिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने पंजीकृत कर लिया है, तो बैनामा हो या वसीयत हो तो उसका पंजीकरण कराने के बाद जैसी भी उसमें मतलब है प्रणाली, उस प्रणाली को कराए। जैसे वसीयत का अलग हिसाब है और बैनामे का अलग है। बैनामे में तो ये है कि आपने बैनामा करा लिया उसके बाद आप तुरंत ही इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, और लेकिन वसीयत में ये नहीं है। वसीयत में ये है कि आपका जब व्यक्ति जो जिंदा है जब तक वो जीवित है तब तक वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, बिल्कुल संपत्ति उसकी मानी जाती है, उसके मरने के बाद वो प्रभावी होता है। तो उसके जो जब मर जाए मरने के बाद उसको वो अपने प्रपत्र जो है वो ला करके तहसीलदार कोर्ट में उसको दर्ज करवाने चाहिए। तो उसमें तहसीलदार जो है पहले तो उसमें भी सूचना के लिए भेजेंगे प्रपत्र जो है 12 में वो भेजते हैं, इश्तिहार जिसको बोलते हैं, इश्तिहार भेजेंगे। इश्तिहार में वहाँ पे जाकर के एक जो तहसील से एक कर्मचारी जाता है वहाँ पर जाकर के उनको सूचना देता है, उनसे फिर तलवार वो उस पे संबंध पे साइन करवाता है कि हमने आपको सूचना दी और आप रिसीव करिए। तो उसमें उसके आधार पर वो वहाँ पे दाखिल करता है ला करके, फिर वो उसको जो है भिजवाते हैं तहसीलदार कोर्ट से जो है लेखपाल के लिए आख्या मानी जाती है, रजिस्ट्रार कानूनों से आख्या मानी जाती है। फिर आख्या से संतुष्ट होने के बाद तब वो उसको दाखिल खारिज के लिए कर देते हैं। अगर कोई आपत्ति कर देता है इस बीच में तो उनका मुकदमा चलता है। और अगर जो बैठे रह गए कि हमारा तो हम पहुंचे ही नहीं तो उसके परिवार वाले और अन्य सदस्य आ जाते हैं। जैसे वसीयत है, वसीयत में मान लीजिए किसी के नाम कर दी, अब वो बैठा ही हुआ है, उसने कुछ करा ही नहीं, उनके घर वाले गए, उन्होंने पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, बनवाने के बाद गए कोर्ट में जाकर के उस संपत्ति के लिए अपना नाम दर्ज कराने के लिए, विरासत कराने के लिए वो पहुंच गए।
अब वरासत में जो है अगर कोई सूचना ही नहीं है किसी को कि वो वसीयत हुई कि नहीं है, तो उसमें उनको दिक्कत आ जाती है। तो वो वहाँ पे जा कर के चले जाते हैं और जा कर के वो वहाँ पर अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने कागज नहीं दर्ज कराएंगे, तो उनको समस्या आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पंजीकरण कराने के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है, और जब तक वो दाखिल खारिज नहीं होती है, नामांतरण पे नहीं चढ़ता है, तब तक वो अपूर्ण मानी जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो वो किसी भी अधिवक्ता से बिल्कुल पूछें, संपर्क करें और उनका सहयोग किया जाएगा। अगर वो मेरे पास आते हैं तो हम उनको जानकारी दे देंगे, किसी की उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मैं सोचती हूँ इसके माध्यम से भी बहुत लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। कहने का मतलब ये है दाखिल खारिज का होना जरूरी। जब तक वो दाखिल खारिज नहीं है तब तक वो प्रपत्र अधूरा है। इस कार्यक्रम में आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।